What are the important features of the modern man? तो मॉडर्न मैन में एवोल्यूशन ऑफ द मैन की जो बात करें उसमें सबसे पहली चीज तो ये हुई कि जो पॉस्चर था वो इरेक्ट हो गया। और पॉस्चर इरेक्ट होने में क्या हुआ, वो जो लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं कि जो एनिमल्स इस शेप के हुआ करते थे, ये वाले जानवर, ये जानवर कन्वर्ट हुए पहले इस शेप के जानवर में, और इस शेप के जानवर जो थे ये कन्वर्ट हुए बाद में चल करके इस शेप के जानवर में, या मॉडर्न मैन के कंडीशन में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह से फोर लिम्स फ्री होकर हाइंड लिम्स जो थे दे वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वॉकिंग एटसेट्रा। इसमें जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो रहा था वो किस चीज का होता, फोरामन मैग्नम का हो रहा था। फोरामन मैग्नम जो यहाँ था वो शिफ्ट होके यहाँ आया है, यानी ये 90 डिग्री की शिफ्टिंग हुई फोरामन मैग्नम में। तो पहली चीज तो बाइपीडल हुए, यानी कि दो इरेक्ट पॉस्चर हुआ, सीधे खड़े हुए, पहला फर्स्ट पॉइंट इरेक्ट पॉस्चर। दूसरा पॉस्चर इंपॉर्टेंट फीचर हुआ बाइपीडल, यानी सीधे तो खड़े हुए मगर ये दो पैरों पर खड़े हुए, तो दे बिकेम बाइपीडल। और बाइपीडल में क्या हुआ कि अब इनका जो बॉडी का पॉस्चर जो था ये एक्चुअली पूरी बॉडी में दो पैरों पे खड़े होने की कैपेबिलिटी डेवलप हुई। इसके बाद क्या हुआ, इनका जो फेस था वो फ्लैट हो गया, यानी फेस आगे से फ्लैटेड होने की वजह से अब जो आईज थी वो फ्रंटल हो गई, यानी आईज जो थी ये हो गई फ्रंटल। और फ्रंटल आई का इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो विजन था ये बाइनोकुलर हो गया। बाइनोकुलर का मतलब स्टीरियोस्कोपिक 3D विजन हो गया। तो आईज का नेचर फ्रंटल हो गया, और फ्रंटल आईज की वजह से हमें एडवांटेज क्या मिला कि हमारी आईज जो थी जब फ्रंटल हुई तो उससे विजन बाइनोकुलर हो गया, और बाइनोकुलर होने की वजह से स्टीरियोस्कोपिक हो गया या 3D विजन हो गया। इसी में जो पहले बात हम लोग कर चुके कि एक करेक्टर हुआ फोरामन मैग्नम की शिफ्टिंग। फोरामन मैग्नम जो था ये शिफ्ट हुआ कितना 90 डिग्री पर, और जो फोरामन मैग्नम यहाँ था वो शिफ्ट होकर के यहाँ पर आया और इसकी शिफ्टिंग हुई 90 डिग्री पर। तो ये शिफ्टिंग ऑफ द फोरामन मैग्नम या फोरामन मैग्नम हो गया क्या, डाउनवर्ड, ये नीचे को हो गया। पॉइंट नोट करते जा रहे हैं ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हुआ स्टीरियोस्कोपिक का मतलब होता है 3 डायमेंशनल विजन, यानी कि एक्चुअली होता क्या है हमारी बॉडी में एक जो कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं पैनिंग, और यानी एक तो हम आंखों में यूं करके देख सकते हैं, इस फील्ड को देख सकते हैं ना, और एक इस फील्ड को देख सकते हैं। दो फील्ड को हम देखते हैं, जो दो एक्सिस देखते हैं नॉर्मल, पर एक थर्ड एक्सिस भी हम लोग देखने के काबिल हो गए थे, ये वाली, ये थर्ड एक्सिस जो थी ये स्टीरियोस्कोपिक विजन कहलाता है, एक 3 डायमेंशनल विजन। आप मोनोकुलर से देखते हैं, लास्ट टाइम हमने बात करी थी, शायद याद होगी आपको, कि जब मोनोकुलर विजन होता है तो हम खाली लंबाई और चौड़ाई देख पाते हैं, ओनली वी आर कैपेबल ऑफ विजिंग द हाइट एंड द विड्थ। बट जब स्टीरियोस्कोपिक विजन हो जाता है तो थर्ड डायमेंशन और ऐड हो जाता है, एंड दैट इज द डेप्थ। वो डेप्थ वाला विजन जो पोर्शन ऐड होता है, ये पोर्शन ऐड होता है थर्ड डायमेंशन से, ये स्टीरियोस्कोपिक विजन से। अगर स्टीरियोस्कोपिक विजन नहीं है तो थर्ड डायमेंशन ऐड नहीं होगा। तो हम जब मोनोकुलर विजन एक आंख से देखेंगे तो हमको खाली ये दिखेगी, ये फील्ड, पर जब दूसरी आंख भी यूज करेंगे तब हमको थर्ड डायमेंशन दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज 3D विजन और स्टीरियोस्कोपिक विजन। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, अगर जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं एक में तो एक आंख से देखते हैं आप, पर कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप भी होते हैं सोफिस्टिकेटेड जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें दोनों आंखों से देखते हैं, उनमें बाइनोकुलर विजन होता है। फील्ड जो हम लोग विजन देखते हैं उसमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ डेप्थ भी देखते हैं, तो ये स्टीरियोस्कोपिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम मींस द कैविटी इन द ब्रेन which provides the passage to the spinal cord, and that cavity was shifted from backward direction to the downward direction. ये पीछे से, यानी यहाँ जो थी वो खिसकते खिसकते पहले 45 डिग्री के एंगल पर आई, फिर वो 90 डिग्री के एंगल पे शिफ्ट होकर के नीचे आ गई, यानी जो कैविटी यहाँ थी वो शिफ्ट होकर नीचे आ गई। इसीलिए जब सीधे खड़े हैं तो हमारा सर जो लगा हुआ उसमें जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से निकल रही है वो हिस्सा बिल्कुल नीचे की तरफ है, यहाँ पर है, पहले यहाँ हुआ करता था, और अब वो शिफ्ट होकर, जब हम लोग चिंपैंजी गोरिल्ला थे तो यहाँ पर था, और जब हम लोग मैन बने तो वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से शिफ्टिंग जो हुई है 90 डिग्री पर हो गई। तो फोरामन मैग्नम जो है इट इज बीइंग शिफ्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये 90 डिग्री की शिफ्टिंग हो गई। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम लोग कर चुके हैं, कि हमारी बॉडी में लंबर कर्व फॉर्मेशन हुई। लंबर कर्व की मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो थी इसमें 3 जगहों पर कर्वेचर आ गया, एंड दिस कर्वेचर प्रोवाइड्स the facility for absorbing the force। हमारी गर्दन जहां जुड़ी है स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट पास हल्का सा डेप्थ होती है, फिर पीठ का हिस्सा होता है जहां थोरैक्स का हिस्सा है,
फिर कमर के हिस्से में अंदर डिप्रेशन होता है, फिर ये इस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम हमारा होता है। अगर वर्टिब्रल कॉलम हम लास्ट में बात कर चुके हैं कि वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल स्ट्रेट होता तो एक डिसएडवांटेज था कि ये सर हमारा जो था, जब हम कूदते छलांग मारते या कोई उछल रहे होते तो ये वर्टिब्रल कॉलम पे परपेंडिकुलर एक्सिस पे फोर्स लगता और वर्टिब्रल कॉलम पंक्चर हो जाता और इसमें ये क्रैनियम को पंक्चर करके अंदर चली जाती वर्टिब्रल्स। तो नेचर ने हमको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड की कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कर्वेचर दे दिए, इससे हम लोग जब बाइपीडियल खड़े होते हैं तो हमारे सेंटर एक्सिस पे ज्यादा फोर्स नहीं पड़ता। आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम बिल्कुल सीधे खड़े होते और हमारी वर्टिब्रल कॉलम भी बिल्कुल सीधी होती तो सारा फोर्स जो था वो पैरों से होता हुआ और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड, पेल्विक गर्ड उस पे आता वर्टिब्रल कॉलम पर और ये सीधे क्रैनियम पे जब लगता तो ये सारा फोर्स यहीं पर पड़ता। और कर्वेचर होने की वजह से क्या होता है, यहाँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से फोर्सेस जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। तो अब जब हम कूदते उछलते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम पे सीधा प्रेशर नहीं पड़ता, बल्कि वो फोर्सेस नलिफाई हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका मोमेंटम घट जाता है। तो जो टोटल फोर्स परपेंडिकुलर एक्सिस पे लग सकता था उसके कंपैरिजन में जब वर्टिब्रल कॉलम का कर्वेचर होता है उसमें तो उससे फोर्सेस की टोटल क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन और इसे कहते हैं लंबर कर्व इन द वर्टिब्री। वर्टिब्री में ये लंबर रीजन का कर्व सबसे ज्यादा होता है और ये लंबर कर्व हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू एक्ट एज एन शॉक एब्जॉर्बर और टू नलिफाई द फोर्सेस, क्योंकि पैरों से फोर्सेस आएंगे पेल्विक गर्डल पे, पेल्विक गर्डल होकर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे। तो वो जो वर्टिब्रल कॉलम में जब फोर्स जाएगा तो उस वर्टिब्रल कॉलम में फोर्स जाते समय यहाँ कर्वेचर की वजह से फोर्स नलिफाई हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट ऑफ द मैनस एंड पेस। कि मैनस और पेस जो है इसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ। जो प्रिमिटिव एनिमल थे उनके केस में डिजिट छोटी थी, फ्यूज थी लगभग। उसके बाद जैसे कि आप कुत्ते में देखें, बिल्ली में देखें, शेर में देखें या गिलहरी में देखें तो उनके केस में जो डिजिट्स होती बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है और थंब भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो ये थंब धीमे धीमे करके फ्री होता गया। मंकी तक आते आते फ्री तो हुआ पर इतना परफेक्टली फ्री नहीं हुआ जितना हमारे केस में हुआ। हमारे केस में बिल्कुल अपोजेबल हो गया। एक तो अपोजेबल का मतलब ये चीज आ गई और उसके अलावा इसमें 380 डिग्री का मूवमेंट भी हो सकता है। हमारा अंगूठा जो है ये फ्रीली मूव कर सकता है इस तरीके से, जो फैसिलिटी और किसी को नहीं मिलती। सो दैट्स व्हाई डेवलपमेंट ऑफ मैनस एंड पेस। और उसके साथ साथ क्या हुआ, अपोजेबल थंब, फ्री मूवेबल। ये फ्री मूवेबल थंब होने का एडवांटेज क्या होता है, दैट मेड आवर ग्रिप वेरी परफेक्ट। इसकी वजह से हमारी ग्रिप बहुत परफेक्ट हो गई और अब हमें ग्रिपिंग जो है, जो ग्रिपिंग फोर्स हमारा है वो बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में बढ़ गया। बाकी एनिमल्स के जो ग्रिपिंग है, आप सोचे साहब वो बंदर की वजह से हमसे उछल नहीं सकते तो ग्रिपिंग तो बंदर की बढ़िया, हमारी इतनी अच्छी नहीं है। उनके केस में ग्रिपिंग जरूर अच्छी मगर उनका जो ग्रिपिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग द थिंग्स लाइक अस, कि हम लोग जैसे पेन पकड़ लेते हैं या जैसे हम लोग चम्मच पकड़ लेते हैं, जैसे हम लोग फाइन ऑब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। मंकी उस तरह से फाइन ऑब्जेक्ट्स को नहीं पकड़ सकता। अगर आप मंकी को कोई बहुत महीन चीज दे दिए खाने के लिए, चावल के दाने दे दिए, चने के छोटे छोटे दाने दे दिए, देखिए आप उसको उठाने में बहुत तकलीफ होती है, वो आसानी से नहीं उठा पाएगा। आप आसानी से यूं करके उठा सकते हैं पर मंकी नहीं उठा सकता। तो ये थंब का फ्री होना जो था वो एक तरह से ग्रिपिंग को या मूवमेंट को या जो पिकिंग प्रोसेस थी उसको उसने परफेक्शन प्रोवाइड किया। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज लर्निंग एंड स्पीच सेंटर जो है हमारी बॉडी में डेवलप हो गए। लर्निंग सेंटर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर सेंटर। वर्नाकुलर सेंटर, लर्निंग सेंटर जो होता है हमारी बॉडी में, ब्रेन में होता है, इसे हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर सेंटर। तो वर्नाकुलर सेंटर जो होता है ये लर्निंग की प्रोसेस होती है। ये वर्नाकुलर वर्ड एक्चुअली पहले यूज होता था, अभी भी होता है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ लर्निंग द अल्फाबेट्स। तो वो जो कैपेसिटी होती थी उसको हम लोग कहते थे कि वो उसे कहते थे वर्नाकुलर टेक्निक। तो ये वर्नाकुलर सेंटर हमारे ब्रेन में वो हिस्सा जो कि एक्चुअली कंट्रोल करता है लर्निंग के प्रोसेस को, उसको हम लोग वर्नाकुलर सेंटर कहते हैं। वो हमारी बॉडी में डेवलप हुआ और साथ ही साथ एक सेंटर डेवलप हुआ जिससे हमारी कैपेसिटी ऑफ स्पीच डेवलप हुई। भौंकता कुत्ता भी है, भौंकते वो हाथी भी चिंघाता है, शेर भी दहाड़ता है, मगर उनके बोलने में जो लैंग्वेज का मॉड्यूलेशन है, जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना है वो नहीं कर सकते। उनमें जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है कि कुछ पर्टिकुलर साउंड वेव्स ही जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि उनके केस में स्पीच की कैपेसिटी नहीं है। उनके केस में ठीक है साउंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड बट नॉट कैपेबल ऑफ
प्रोवाइडिंग अ मॉड्यूलेशन ऑफ द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है कैपेसिटी ऑफ स्पीच। और ये कैपेसिटी ऑफ स्पीच जो डेवलप हुई, इस कैपेसिटी ऑफ स्पीच को हमने कहा कि ये कैपेसिटी ऑफ स्पीच जो है, दिस इज एक्चुअली, इसके लिए सेंटर जो यूज होता है इसे कहते हैं ब्रोका सेंटर। ब्रोका सेंटर होता है ये, और ये ब्रोका सेंटर जो होता है ये प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में, हमारे ब्रेन में होता है सेरिब्रम के हिस्से में, और ये हमको प्रोवाइड करता है कैपेसिटी ऑफ स्पीच। तो एक सेंटर हो गया जिसे वर्नाकुलर सेंटर कहते हैं, दूसरा सेंटर होता है ब्रोका सेंटर, ये स्पीच से रिलेटेड है, ये लर्निंग से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो दे आर नॉट वेल एक्वेंटेड टू एनी लैंग्वेज, उनके लिए सामने जो आप वर्ड्स बोलते हैं वो उनकी मेमोरी में फीड होते जाते हैं, वर्नाकुलर सेंटर में फीड होते जाते हैं, तो इससे उनकी लर्निंग की कैपेबिलिटी जनरेट होती है, दे लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। जब आप सोचें कि साहब इंडिया का लड़का हिंदी बोलता है और इंग्लैंड वाला अंग्रेजी बोलता है, या हिंदुस्तान का कुत्ता हिंदी में समझ जाता है और इंग्लैंड के कुत्ते को अंग्रेजी में समझ में आता है, तो एक्चुअली क्या है वो जिन वर्ड्स के लिए एक्सपोजर उनका होता है उनके लिए वो एडेप्टेबिलिटी जनरेट कर दे। कि शायद हुआ ये होगा कि शुरू का आदमी जो था, जब ये इसने पानी देखा होगा तो शायद एक तरह की आवाज निकाली होगी, चिल्लाया होगा, इसने शेर देखा होगा तो दूसरे तरीके की आवाज निकाली होगी, और वो शेर, वो जो चीख थी, वो चीख इनके बीच में कम्युनिकेशन साइन बन गई। यानी कि वो जो चीख थी जो उस पानी के सोर्स को देख के या जो एनिमी को देख के या फूड सोर्स को देख के जो जनरेट की होगी, वो चीख इनकी एक सिग्नल कम्युनिकेशन का मेथड बना, जिससे कि जब आइंदा कभी कोई आदमी वैसे ही चीखता था तो बाकी कम्युनिटी के ग्रुप के लोग समझ जाते थे कि वहाँ पे फूड सोर्स है या वहाँ पे एनिमी है, वहाँ शेर है या वहाँ पानी है, वो कम्युनिकेशन हो जाता था। इसमें मॉड्यूलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं था, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का एडिशन नहीं था। पर जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती गई, लर्निंग की कैपेबिलिटी बढ़ती गई, तो अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करना लोगों ने शुरू करी, और जब अलग अलग तरह के साउंड अलग अलग प्रोड्यूस करने लगे तो बाद में उनको अमलगमाइज करके लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारा काम किया गया वर्नाकुलर और ब्रोका सेंटर के डेवलपमेंट से। ये सेंटर जैसे जैसे लर्निंग की कैपेसिटी हमारी बढ़ी, हमारा सेरिब्रम डेवलप हुआ, वैसे वैसे, क्योंकि शुरू का ब्रेन 300 सीसी का था, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते ये आ गया, आज का मॉडर्न मैन का ब्रेन जो है ये 1450 सीसी के आसपास माना जाता है, 1400 टू 1500 के बीच में मानते हैं हम लोग। तो 1400 से 1500 के बीच का जो ब्रेन हमारा है, इसमें जो सेरिब्रम सबसे ज्यादा ग्रो किया हमारा, जो फोरब्रेन का पोर्शन है, जो ब्रेन का अपर पार्ट है, जिसको हमारे केस में ऊपर दिखाई पड़ता है। एक्चुअली क्या था, पहले शुरू के ब्रेन इस तरीके से हुआ करते थे, और ये ब्रेन जब डेवलप किए तो सेरिब्रम काफी ग्रो किया, और काफी ग्रो करके इसने इतना ग्रो किया कि इसने जो बाकी का ब्रेन था उसको ओवरलैप कर दिया। तो बाकी के ब्रेन के कंपोनेंट जो थे वो हाइड हो गए और सेरिब्रम काफी ग्रो कर गया। जिस समय सेरिब्रम ग्रो किया उसी में वर्नाकुलर और ब्रोका सेंटर्स की ग्रोथ भी हो गई, एंड दे प्रोवाइड डेवलप डिफरेंट टाइप की चीजें डेवलप हुई। इसमें लर्निंग सेंटर डेवलप हुए, उनमें क्या कहते हैं स्पीच सेंटर डेवलप हुए, उनमें थर्मोस्टैट सिस्टम हमारा डेवलप हुआ, उसमें बॉडी की मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री को रेगुलेट करने वाले पैटर्न डेवलप हुए। वो सारा काम हाइपोथैलेमस में हुआ। तो हाइपोथैलेमस और ब्रेन के जो सेरिब्रम का पोर्शन था, उसी से ये दो सेंटर भी ऑपरेट हुए। इसके बाद साथ में क्या हुआ, जब इनमें लर्निंग कैपेसिटी आ गई, स्पीच कैपेसिटी आ गई, देन दे स्टार्टेड यूजिंग सिलैबिक, डबल सिलैबिक और आर्टिकुलर लैंग्वेज। सिलैबिक एंड आर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ कि अब वर्ड्स आ गए, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आ गई। जब हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं तो बोलने में सिंपल सा लगता है कि कोई वर्ड हमने बोल दिया, पर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड का मिक्सचर होता है। आपको जो हम लोग हिंदी अल्फाबेट का जो डिजाइनिंग है वो बहुत परफेक्ट तरीके से किया गया है। उसमें हिंदी अल्फाबेट्स को जो अरेंज किया गया है वो उनके प्रोनाउंसिएशन और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें आ वाली सीरीज, आ से लेकर के अंगा तक जितनी सीरीज है, आ ई वगैरह जो है, इनके लिए लिप्स टंग वगैरह का यूज नहीं होता, केवल थ्रोट से आप बोलते हैं। तो ये जो है कंठ से बोले जाते हैं, गले के हिस्से से बोले जाते हैं, इनके लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का यूज नहीं होता। पर जब का वाली सीरीज आप बोलते हैं, आपने कभी ध्यान दिया हो, काका गागा बोलते हैं, तो आप पैलेट का पिछला हिस्सा और टंग का पिछला हिस्सा यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो का की पूरी सीरीज उसी तरीके से आती है। पर जब का वाली सीरीज आप बोलते हैं, काथा दादा वाली बोलते हैं, तो उसमें टंग का अगला हिस्सा लेते हैं और पैलेट का अगला हिस्सा लेते हैं। उसे जब पा वाली सीरीज आप बोलते हैं, पापा बाबा वाली, तो उसमें केवल लिप्स का यूज होता, बाकी कंपोनेंट यूज नहीं होते। तो जो फ्रीक्वेंसी अरेंजमेंट किया गया, जो सब वर्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन किया गया,
वो तो बहुत बात की बात है, मगर शुरू में जब लोगों ने बोलना शुरू किया तो ये जो वर्ड्स थे इनको आर्टिकुलेशन हुआ, यानी अभी हम बोल रहे हैं मान लीजिए आर्टिकुलेशन वर्ड बोला, तो अब आर्टिकुलेशन में ए से लेकर के एस तक जो वर्ड्स आए वो सारे वर्ड्स की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं और उनको कंपोज करके फिर एक वर्ड बना। तो वो जो चीज थी वो आर्टिकुलेशन और सिलेबिक मतलब वर्ड फॉर्मेशन, और साथ ही साथ जो है वो आर्टिकुलर, यानी आर्टिकुलर मतलब डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज का रैपिड मिक्सिंग। हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को एक साथ मिला देते हैं, टंग का यूज कर रहे हैं, जॉ का यूज कर रहे हैं, थ्रोट का यूज कर रहे हैं, लिप्स का यूज कर रहे हैं, सबको मिला के साउंड जनरेट करते हैं। दिस इज सिलेबिक एंड आर्टिकुलर लैंग्वेज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है 10 पॉइंट लिखे हुए थे ना, 11 पॉइंट है। तो इसमें नेक्स्ट चीज आई वो हुई कि अब इनमें एक फीलिंग ऑफ फैमिली जनरेट हो गई। फैमिली फीलिंग जो थी वो जनरेट हो गई, यानी फैमिली फॉर्म में रहना शुरू किया। ये लोग ग्रुप बना के लगे। अब इनमें ये था, पहले क्या होता था, शुरू का जो मैन था, प्रिमिटिव मैन, वो जब निकले वॉन्डर करते हुए, यूं मान लीजिए कि जैसे कि अभी कोई बच्चा जो है घर से निकल जाए, छोटा बच्चा हो, तो रास्ता भटक गया तो इधर भटकता है, जिधर उसको रास्ता मिलेगा चलता चला जाएगा। उसके पास ना तो ये मालूम हमको कहाँ जाना है, क्योंकि अभी उसकी लर्निंग उतनी डेवलप नहीं हुई है, मेमोरी उतनी शार्प नहीं हुई है, तो रैंडम भटकता रहेगा। वही शायद हुआ होगा जिस समय शुरू में मैन फॉर्मेशन हुई। तो जो हम लोग बात करते हैं कि शुरू का मैन जो था ये फॉर्म हुआ नियर एनीवेयर नियर द शिवालिक हिल्स, जो कि आज के हिमाचल का इलाका है। वहां से ये आदमी जब बना तो शुरू का आदमी जो था, जिसको हमने ड्रायोपिथिकस कहा है, रमापिथिकस कहा है, शिवापिथिकस कहा है, इसी की कुछ फॉर्म जो थी वो अफ्रीका में मिली जिनको केनियापिथिकस कहा गया। तो ये सारे फॉर्म लगभग सेम टाइम के हैं जो भटकते हुए। तो वो रास्ता जब बच्चा निकला तो उसकी हाइट मुश्किल से 2 सवा 2 ढाई फुट की थी, छोटे बच्चे जैसा हुआ करता था, मंकी से थोड़ा इवॉल्व हुआ था। अभी कभी वो हाथ टिका के चलता था और कभी दोनों पैरों पर चलता था। तो वो भटकता रहा, भटकते भटकते वो रास्ते में चला गया, कहीं भूल गया कहाँ जाना है, और चलते चलते कहीं और पहुंच गए। बाय द वे अगर वो ग्रुप पे थे तो ग्रुप के साथ में रहे, अगर ग्रुप में नहीं थे तो अकेले पड़ गए, या तो खत्म हो गए या डाइवर्सिफाई। क्योंकि अगर अकेला गया होगा, ये चीज ध्यान रखेगा, अकेला आदमी भटका होगा तो अगर मेल और फीमेल दोनों नहीं होंगे तो जाहिर है बाद में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो प्रोजेनी आगे नहीं चलेगी। इसलिए जब भी कभी कोई प्रोजेनी आगे चली है, जब भी कभी कोई नई जनरेशन आगे आई है, तो जाहिर है कि दोनों सेक्सेस के एनिमल साथ में रहे होंगे, दोनों सेक्सेस के इंडिविजुअल होमोबीन्स या प्रिमिटिव मैन साथ में रहे होंगे, तभी आगे की प्रोजेनी चली होगी। तो उस केस में हुआ ये कि भटकते हुए वॉन्डरिंग करते थे और भटकते हुए इधर से उधर चलते रहे। ये हमने रफ स्केच किया खाली समझाने के लिए कि जो इंडिया है ये हिस्सा इधर जाकर के अफ्रीका से जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। इधर चाइना का हिस्सा हो जाएगा, इधर यूएसएसआर का हिस्सा, यहाँ कहीं ब्रिटेन का हिस्सा होगा। ये मैन की फॉर्मेशन यहाँ कहीं हुई है, और ये मैन यहाँ से भटकता हुआ इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, इस डायरेक्शन में भी गया, और इस डायरेक्शन में भी गया, और साथ ही साथ भटकता हुआ वो ब्रिटेन तक पहुंच गया, यूके तक पहुंच गया। तो ये जो मैन था, यही मैन भटकता हुआ डिफरेंट डायरेक्शन में गया। ये जो वजह क्या थी, वॉन्डरिंग हैबिट। अब जंगल में कोई तो ना तो उनके पास रोड थी, ना मैप था, ना कोई डायरेक्शन था, ना कोई नॉलेज थी। होता ही ना घर से निकले या जहां भी रात को सोए, जिस पेड़ के सोए तो वहां तो उठे और चल दिए। अब जिधर उनको सन दिखाई दिया, जिधर उनको समझ में आया, मूड की बात है, वो चल दिए। तो कोई प्लानिंग के साथ हो सकता है वो आदमी चलता सुबह यहाँ से चला हो, सन को देख के अगर चल रहा होगा तो सन की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो सन की वजह से चेंज होते होते पता नहीं कहाँ पहुंच जाता होगा। चला कहीं से था, वो सन के साथ साथ चल रहा था, तो डायरेक्शन उसका रैंडम हो गया। इस रैंडम डायरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में ये फैलते चले गए, और जब ये फैलने लगे उसके साथ साथ जब एक ग्रुप में आए तो शुरू का आदमी जब जो जंगल में मिलता था वही खाता था। तो इनिशियल फूड इनका था सीड्स एंड नट्स, यानी कि जो ड्रायोपिथिकस मैन था और जो रमापिथिकस मैन था, इनका फूड था सीड्स नट्स। ये फल खा लेते थे, ये फ्रूट्स खा लेते थे, ये सीड्स खा लेते थे। तो जो इनको मिलते थे, किसी चीज के बीज मिल गए, और ये उस समय चूंकि ये डेवलप हुए थे हर्बीवोर्स, पहले जो शुरू के थे इंसेक्टिवोर्स थे, जो श्रीव्स थे, जो छछूंदर टाइप के जानवर थे, वो इंसेक्टिवोरस थे, वो इंसेक्ट्स खाते थे। पर जब ये लिमराइड्स और टार्साइड्स बने तो पेड़ों पर रहते थे, तो वहां पर फल बहुत होते थे, तो इन्होंने फल खाने की आदत डाली, तो फ्रूगीवोरस हो गए, ये फल खाने वाले हो गए, और फलों के साथ साथ उनके बीज खाना शुरू किए। तो धीमे धीमे करके पहले पेड़ के ऊपर ही रहते थे लीमर्स और टार्साइड्स, फिर पेड़ से नीचे उतर के आए। ये पेड़ पे आए तो ये करते क्या थे, जो रामापिथिकस और ड्रायोपिथिकस जो थे, ये नीचे रहते थे, खाते पीते थे, और फिर वापस पेड़ पे चले जाते थे, और पेड़ पे ही घोंसला बना के वहीं रहते थे ये लोग। तो इस तरीके से हुआ ये कि ये जो हैबिट थी इनकी, वो फ्रूगीवोरस, फल खाने वाले से बदल के सीड एंड नट्स पे आ गए लोग। तो सीड नट्स एंड फ्रूट्स खाते थे लोग,
इसके बाद क्या हुआ, जब और इवॉल्व हुए तो उसमें रामापिथेकस से फिर आगे की जो स्टेज आई उसे कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो सीधा खड़ा होने लगे की कोशिश में आ गया, थोड़ा झुका हुआ था। पहले वाला जो रामापिथेकस और रामापिथेकस, शिवापिथेकस, केनियापिथेकस और ड्रापिथेकस जो थे ये आगे का हाथ टिका के चलते थे। उसके बाद ये जब सीधे होने लगे तो सीधे होने में बाइपीडल मूवमेंट तो डेवलप हुआ ही, पर साइमल्टेनियसली क्या हुआ, अब इन लोगों ने वॉन्डरिंग हैबिट में यानी कि कैपेसिटी ऑफ मूवमेंट बढ़ गई, जब माइनस और प्लस डेवलप हो गए तो चलने की कैपेबिलिटी बढ़ गई, तो ज्यादा चल पाते थे। तो पहले जहाँ पे ये आर्बोरियल थे तो कभी पेड़ पे कभी जमीन पे, तो ज्यादा डिस्टेंस मूवमेंट नहीं था, पर जैसे जैसे वॉकिंग टेंडेंसी जनरेट हुई तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता गया, फैलाव बढ़ता गया। और उसी फैलाव बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में वो यहाँ से चल करके ये बर्मा, सुमात्रा, फिलीपींस, बोर्नियो तक पहुंचे, ये यहाँ से चाइना के साइड में पहुंचे, पेकिंग वगैरह में भी फॉसिल्स मिले हैं, मलेशिया वगैरह में फॉसिल्स वहाँ मिले हैं, बोर्नियो, फिलीपींस वगैरह में भी फॉसिल्स मिले हैं, इधर अफ्रीका में भी काफी फॉसिल्स मिले हैं, तंजानिया में है, केनिया में है, तो यहाँ पे भी काफी फॉसिल्स मिले। तो ये फॉसिल जो मिले ये वहीं से आगे जो डाइवर्सिफाई हुआ था, डिफरेंट एक्शन में जाके डेवलप हुआ। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जब डेवलप हुआ तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने क्या किया कि दो पैरों पर आकर खड़ा हुआ, और दो पैरों पे डेवलप होने के साथ साथ एक चीज इन्होंने और करी कि अब ये लोग ग्रुप पे रहना शुरू हो गए, क्योंकि इनको ये सीख गए थे दोनों कि अकेले रहते थे तो एनिमी मार देता था इनको, तो ग्रुप पे रहने की आदत डाली, तो ये झुंड बना के रहने लगे। और जब झुंड बना के रहना शुरू किया तब इन लोगों ने क्या किया, उसी बीच में इन लोगों ने सीखा हंटिंग, और हंटिंग के साथ साथ इन लोगों ने एक काम और किया कि शायद शुरू में जैसे कि होता क्या कि बच्चा जो है खेल रहा है, खेलते खेलते कोई चीज उठा के उसे फेंक दी, तो शायद ये जो रामापिथेकस, शिवापिथेकस रहे होंगे या केनियापिथेकस, ये लोग जब इधर उधर भटक रहे होंगे तो इनके हाथ में कभी ईंटा रहा होगा और सामने से कोई एनिमी आया होगा, तो वो भेड़िया या शेर कुछ आया, इनको कुछ समझ में नहीं आया तो इन्होंने वही पत्थर फेंक दिया उसकी तरफ, जाने अनजाने फेंका होगा, ये नहीं प्लानिंग करके फेंका होगा, और वो शेर को चोट लगी, उस शेर ने उसके पहले कभी मार नहीं खाई थी, कोई आदमी जैसा आदमी उसको नहीं मिला था, तो पहली बार उसको किसी ने ईंटा मारा, उसको चोट लगी, वो भाग गया, तो इनको ये समझ में आया कि दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद हो सकता है उसी से कभी हाथ कट गया होगा, चोट लग गई होगी, या उसी के टुकड़ा उठा के कहीं पटका होगा तो कोई शार्पनेस से कट गया होगा, उससे इनको ये लगा कि पत्थरों की मदद से ये उनको यूज कर सकते हैं एज ए नाइफ, एज ए एक्स और एज ए डिफेंस टूल। तो वो उन्होंने स्टोन, डिफरेंट टाइप के स्टोन्स का यूज शुरू किया, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं एज ए स्टोन एज, और ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि दिस इज द पीरियड वाज ऑफ द ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसने स्टोन के बने हुए टूल्स का यूज शुरू कर दिया था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसे कहा, इससे ये जो अगली फॉर्म इसकी डेवलप हुई, दिस वाज होमो इरेक्टस, यानी अभी तक थोड़ा सा झुका हुआ था आदमी, अब ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, और जब ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो उससे हम लोगों का होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की कई फॉर्म्स हैं, तो होमो इरेक्टस जो है इसको, होमो इरेक्टस से पहले एक फॉर्म और आई, सॉरी, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस फॉर्म आई, होमो हैबिलिस और होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में ज्यादा डेवलपमेंट चेंजेस नहीं हुए थे, बस केवल इतना चेंज हुआ था, इन लोगों ने शेल्टर का यूज शुरू कर दिया। ये लोग हर्बीवोर्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कार्निवोर्स मोड ऑफ लाइफ भी अडेप्ट कर लिया था, यानी अब इनको ये समझ में आया जब पत्थर फेंका और कोई एनिमल मर गया और ये भूखे थे, इन्होंने उसको खा लिया, तो उससे इनको ये समझ में आया कि साथ मीट भी खाया जा सकता है, तो ये इनका जो फीडिंग ट्रेंड था वो ऑमनीवोर्स हो गया। पर जब इनको हंटिंग समझ में आई तब इन लोगों ने हंटिंग का यूज शुरू किया, और हंटिंग से जो रॉ फ्लैशेस थे उनको खाना शुरू किया, तो रॉ फ्लैश खाने की वजह से ये ऑमनीवोर्स हुए। अच्छा, ये हमको पता कैसे चलता है, हमको इस समय देखने तो गए नहीं थे कि ऑमनीवोर्स थे कि हर्बीवोर्स थे कि फ्रूगीवोर्स थे। हमने शायद एक बार कभी जब फर्स्ट में बात की होगी तो हम लोगों ने बात की थी डेंटिशन की, दांतों की जो बनावट होती है ये एनिमल की फीडिंग हैबिट इंडिकेट करती है। अगर कोई एनिमल प्योरली हर्बीवोर्स है तो उसके केस में जो मोलर्स के रीजन होते हैं ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, कैनाइंस जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं या अनडेवलप्ड होते हैं। इंसाइजर अगर कुत्ता के खाने वाला है तो इंसाइजर डेवलप्ड होंगे, अगर चबा के खाना वाला है तो मोलर डेवलप होंगे। तो शुरू के जो एनिमल थे इनमें इंसाइजर्स और मोलर डेवलप थे, तो इससे पता लगा फ्रूगीवोरस एनिमल थे ये नट और शेल्स खाते थे, तो ये फल वो कुतर भी लेते थे और चबा भी लेते थे, कैनाइन ज्यादा डेवलप नहीं थे। पर जब ऑमनीवोर्स हुए तो ऑमनीवोर्स में टीयरिंग ऑफ फ्लेश के लिए इनको कैनाइन का डेवलपमेंट करना पड़ा, इसीलिए वो जो बीच का फेज था ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद वाला फेज होमो हैबिलिस का, और होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस की प्रिमिटिव फॉर्म जो थी इनमें कैनाइन डेवलप हो गए थे, एंड दैट्स व्हाई दे वर ऑमनीवोर्स। तो होमो इरेक्टस जो था इसमें केवल होमो हैबिलिस से इतना हुआ या ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इतना हुआ कि ये केव में रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे, तो
फीलिंग ऑफ फैमिली जनरेट हुई, और फीलिंग ऑफ फैमिली के साथ में क्या होता है, जब आदमी को फीलिंग ऑफ फैमिली जनरेट होती है तो उस केस में वो लोग ग्रुप में रहने के साथ साथ एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, यानी बिहेवियर चेंज होते हैं। और जो पहले का वाइल्ड बिहेवियर था, अब वो वाइल्ड बिहेवियर में थोड़ी सॉफ्टनेस आ गई, और वो ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर्स की तरीके से रहना शुरू किया।